नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। हमारा पॉलिटी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आज प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग जानने से पहले एक बात आपको बता देते हैं कि हम लोग विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और छोटा सा टर्म है इनके, और एक भी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका नहीं छूटेगा। तो आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री पहला सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इसमें तो नो डाउट कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन सरकार का जो अध्यक्ष होगा, सरकार का अध्यक्ष वो होते हैं प्रधानमंत्री। इनमें कंफ्यूज मत करिएगा। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए ऑनलाइन तो आप टिक लगा दीजिएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री को जानने से पहले हम लोग प्रधानमंत्री को किस किस अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो इंपॉर्टेंट 75 और 78 में हम प्रधानमंत्री को क्लियर कर देते हैं, उसी में क्लियर हो जाता है 75 और 78 में। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जानेंगे 74 भी एक बार देख लेते हैं। 74, 75, 78, ठीक है। उसके बाद 88 देखेंगे। उसके बाद 352 का आर्टिकल खंड 3 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए। एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का जिक्र करता है कौन? अनुच्छेद 74। ठीक है, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रमुख। इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, और ये सब किसके सलाह के लिए होंगे? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए होंगे। ये बात कहा गया है 74 में। तो 3 चीज आप याद रखिएगा। 74 में कहा गया मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद का हेड होते हैं प्रधानमंत्री, प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, और ये सब जो होंगे वो राष्ट्रपति को सहायता देंगे काम करने के लिए। ठीक है, 75 में देखिए क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन नियुक्ति में 2 डिफरेंस समझ लीजिए। निर्वाचन होता है क्या? निर्वाचित होता है या निर्वाचन जिस व्यक्ति को चुनते हैं। मान लीजिए हम लोग में से कोई 10 आदमी खड़ा हुआ, उसमें से एक आदमी को चुन लेते हैं वोटिंग करके, उसे बोलते हैं निर्वाचन। नियुक्ति किसे कहते हैं? कि किसी आदमी को हम कह दिए इसे आप नियुक्त कर दीजिए। ठीक है, उसे नियुक्त कर दिया जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस समझ गए। तो नियुक्ति किसको करेंगे? किसी को भी नियुक्ति कर देंगे ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति हमेशा नियुक्त करते हैं बहुमत दल के नेता को। बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं, अन्यथा बहुमत दल के नेता जिसे बोलेंगे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे कौन? राष्ट्रपति। जैसे कांग्रेस 2004 में कांग्रेस जीती थी और बहुमत दल का नेता सोनिया गांधी थी, लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री इन्हीं को नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? जिसे बहुमत दल का नेता कहेगा नियुक्त करने के लिए उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। किस आदमी को प्रधानमंत्री, कौन आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसा संविधान में जिक्र ही नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के भी अगर सदस्य हैं तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोकसभा के सदस्य हैं तो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य हैं तो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, अगर इस दोनों के सदस्य नहीं भी है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सपोज अगर कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बस उसको 6 माह के अंदर क्या होगा, इससे या इससे सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, इसमें या इसमें से चुन के आना होगा उसको। ठीक है, तो
इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। आपको नहीं लग रहा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष आयु होगा तभी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को हम 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए, ठीक है, और वो ना लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाया, उसका पद खाली हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर उसको फिर नियुक्त कर देंगे, फिर 6 माह के बाद वो खाली कर सकता है। क्या ऐसा हम कर सकते? तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा बार बार होते रहे तो ये केस चल जाएगा उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 75 में एक बात बोला गया है, नियुक्ति तो प्रधानमंत्री को कर देंगे राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री का भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जी। ठीक है, अन्य मंत्री का भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 74 खत्म हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 78 देखिए, अनुच्छेद 78। ठीक है, अनुच्छेद 78 देखिए, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि क्या क्या कर्तव्य, क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है, कर्तव्य क्या है प्रधानमंत्री का? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या, यहाँ ये नियुक्ति के बारे में बताता है, नियुक्ति के बारे में। ठीक है, और ये मंत्री परिषद के बारे में बताता है, मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, और ये मंत्रिमंडल के बारे में बताएगा, मंत्रिमंडल के बारे में, और ये विशेष अधिकार के बारे में बताएगा, विशेष अधिकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर नियुक्ति हो गया। कर्तव्य देखिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद या जो उसके सर्वोच्च निकाय होते हैं मंत्रिमंडल, उनके द्वारा लिया गया जो भी निर्णय या देश में कोई भी चीज घटित हो रहा है उससे राष्ट्रपति को अवगत करवाए, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना दे। देश में कुछ भी हो रहा है तो उससे राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, और राष्ट्रपति किसी भी चीज के बारे में जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री का को हक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को उस चीज की सूचना उपलब्ध करवाए। मतलब प्रधानमंत्री का एक दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को हर चीज के बारे में जानकारी दे। तो यहाँ पे मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद कोई भी देश में कानून लाया, किसी भी चीज लाया, इससे अवगत कराएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। ठीक है, तो एक कड़ी के रूप में काम करता है। आप पर आ गया प्रधानमंत्री एक धुरी है केंद्र की, जिसके चारों तरफ मंत्री परिषद घूमते रहता है। और मंत्री परिषद का सर्वोच्च निकाय कौन है? मंत्रिमंडल। इसका हम वीडियो पहले डाल चुके हैं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है, आप उसको सही से देख के समझ सकते हैं। 88 देखिए क्या कहता है, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार देता है प्रधानमंत्री को और अन्य मंत्री को। कहा जाता है सभी मंत्री और प्रधानमंत्री, सब इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, साथ में कहीं भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है प्रधानमंत्री, अगर मंत्री कोई लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, तो कोई भी कहीं भी किसी के भी अधिवेशन में भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है। भले वहां अगर उस सदस्य का नेता नहीं है तो वहां वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन भाग ले सकता है, इंक्लूडिंग महान्यायवादी भी। ठीक है, न्यायवादी मंत्री और प्रधानमंत्री को हक है कि वो लोकसभा में भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, राज्यसभा में भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, संयुक्त अधिवेशन दोनों का होगा उसमें भी भाग ले सकता है। ठीक है, भले लोकसभा का अगर मेंबर है कोई मंत्री तो राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है, ये विशेष अधिकार नहीं है। जिस सदस्य का नेता है वही वो वोटिंग करेगा। ठीक है, लेकिन भाग लेने का अधिकार है, ये मंत्रियों सबका विशेष अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में खंड 3 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि ये मंत्रिमंडल संविधान में नहीं था, संविधान में मंत्री परिषद था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया। ठीक है, मोरारजी देसाई के टाइम में इसको जोड़ा गया कि जब भी देश में आपातकाल लाना हो तो मंत्रिमंडल की सलाह से ही प्रधानमंत्री आपातकाल ला सकते हैं। ठीक है, लागू कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद सलाह होता है आपातकाल देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कार्यपालिका किसके हाथ में होता है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो इसमें मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया था, ये संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 352 के 3 में। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज हमको बताइए,
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? अब हम लोग शपथ थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक बार कि नियुक्ति, त्यागपत्र, नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ, प्रसाद पर्यंत, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर हो गया? त्यागपत्र, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति, ठीक है। मंत्री भी जितने हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। लेकिन वो प्रधानमंत्री स्वीकार करने के साथ राष्ट्रपति को दिया जाता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर नियुक्ति भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अन्य मंत्री, जैसे अन्य मंत्री को शपथ दिलाया जाता है तो प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रहेगा? तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा, या कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति का इच्छा है। तो क्या ऐसा है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा देगा? नरेंद्र मोदी को अभी चाहे तो क्या रामनाथ कोविंद हटा दे? कोविंद नहीं ना हटा सकता है। तो हटाने का क्या प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि जब तक बहुमत, लोकसभा, ये मान लीजिए लोकसभा है, ये मान लीजिए आप लोकसभा है, ठीक है, ये लोकसभा है, यहाँ पे मेंबर है पूरा, यहाँ मेंबर है पूरा 545 मेंबर है, 2 एंग्लो इंडियन है। इसका 50% +1 सदस्य जिस पार्टी का है, यानी कि आधे से एक ज्यादा अगर सदस्य का कोई पार्टी बहुमत में आ गया है, ठीक है, जब तक वो बहुमत में रहेगा, तब तक वो कार्य करते रहेगा, ठीक है। जब तक वो बहुमत में रहेगा तब तक कार्य करते रहेगा। जैसे इसका बहुमत भंग हो जाता है या बहुमत गिर जाता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देगा, ठीक है। या कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों या अपने सहपाठियों के विपरीत कार्य करने लगे तो मंत्री परिषद सब मिलकर एक निर्णय लेगा कि हम इस प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, या इसके जगह आप किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किसी और को बहुमत दल का नेता चुन लेगा, तो उस टाइम में भी राष्ट्रपति उसको हटा देगा। इतना बात समझ में रखिएगा। तो नियुक्ति, त्यागपत्र और शपथ और प्रसाद पर्यंत भी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 साल का होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, जितने भी मंत्री परिषद हैं, ठीक है, और जितने भी मंत्रीगण हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, वो सब मिलके उस सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन होता है। व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगे, व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इतना बात आप लोग को प्रधानमंत्री के बारे में समझ गए। प्रधानमंत्री का बहुत छोटा टॉपिक होता है। इसके बाद हम लोग महान्यायवादी का टॉपिक लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इतना बात आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मंत्री परिषद की शक्तियां क्या क्या है, मंत्री परिषद की क्या क्या शक्तियां हैं, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति निर्धारण करना, यानी कि देश में कोई भी कानून बन रहा है, तो मंत्री परिषद का सर्वोच्च निकाय होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री और पीएम को मिला के मंत्रिमंडल बोला जाता है, और सर्वोच्च निकाय होता है जो कि किसी भी देश में अगर कोई नीति बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो उसका बनाने का काम है तो मंत्रिमंडल ही करता है। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रशासनिक कार्य में क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति आपको पता होगा कि महान्यायवादी, निरंतर एवं महालेखक परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष सदस्य, उसके बाद आपको हो गया महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष, इस सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वास्तविक इच्छा किसका होता है? तो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का होता है, ठीक है, मंत्री परिषद का वास्तविक इच्छा होता है। और प्रधानमंत्री के ही कहने पर, मंत्री परिषद को जो मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, उनके कहने पर ही राष्ट्रपति उन सबको
नियुक्त करते हैं। तो प्रशासनिक कार्य वास्तविक किसके पास हो गया? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ भी काम करे, इसका मतलब क्या? मंत्रिपरिषद का इच्छा है उसमें। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद कोई भी काम करे यानी कि प्रधानमंत्री वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। उसके बाद देखिए एक चीज और हमको बता देते हैं थोड़ा सा, कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो वास्तविक तो अध्यक्ष हैं ही देश के, सरकार के भी, जैसे सरकार के भी अध्यक्ष हैं वो। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष, जिसका नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, उसके बाद आपको बता देते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हो गए आपको। उसके बाद आपके हो गए अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। ये सब टाइप के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो प्रदेश अध्यक्ष बोला जाता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का मतलब समझिए, प्रदेश अध्यक्ष मतलब समझिए क्या होता है, कि किसी पद पर रहने के बावजूद हम किसी और पद को ग्रहण कर रहे हैं तो उसी के लिए ही बोला जाता है प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ही, साथ में इस सब का भी अध्यक्ष है। योजना आयोग का जो नाम बदल के नीति आयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, इस सब के भी अध्यक्ष, इसीलिए बोला जाता है प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या हो गया, कि देश में कुछ भी लाना हो, जैसे कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है, तो वो विधायी कानून, जो कोई भी कानून संसद में पेश किया जाता है, कोई भी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। कोई भी मंत्री के द्वारा, हालांकि वो मंत्री ही पेश करते हैं जिससे रिलेटिव वो कानून हो, तो मंत्री पेश करते हैं। और ये मंत्री जो कानून को देख रेख करते हैं, प्रधानमंत्री ही देख रेख करते हैं, और इसको पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद मिल के, और तब इसको, तो ये विधायी कार्य की शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास में, यानी कि इसका सब कुछ प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। वित्तीय कार्य, आपको पता ही होगा, प्रत्येक साल फरवरी या मार्च हो गया, अब तो अप्रैल हट गया है। ठीक है, तो इस बीच में वित्त मंत्र पेश किया जाता है। ठीक है, जो अमूमन अप्रैल में पेश किया जाता था, वित्त बजट पेश किया जाता है। ठीक है, बजट पेश किया जाता है। जब बजट पेश किया जाता है तो ये भी, जैसे पहले क्या था, 1924 तक रेल बजट और वित्त बजट जो होते हैं एक साथ पेश होते थे पहले, 1924 से पहले। लेकिन 1924 के बाद रेल बजट को रेल मंत्री पेश करने लगा और वित्त बजट को वित्त मंत्री पेश करने लगा। ठीक है, रेल मंत्री और वित्त मंत्री पेश करने लगे 1924 के बाद। फिर आया साल 2017-18, मोदी सरकार ने एक काम किया, इन दोनों को फिर मिला दिया, रेल बजट और वित्त बजट को मिला के, और इसको पेश करते हैं सिर्फ वित्त मंत्री, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, 1924 के बाद अलग अलग जो कर दिया गया था उसे फिर से मिला दिया गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये प्रत्येक साल पेश किया जाता है, इसमें सरकार का ब्यौरा आता है कि हम आगे क्या करेंगे आगामी साल में, और पिछले साल हमने क्या किया उसका खाका तैयार रहता है उसमें। उसके बाद देखिए विदेशी कार्य। विदेशी कार्य में आपको पता ही होगा, कोई भी समझौता जो होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो होता है राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन उस करता कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल सभी मिलकर करते हैं। जैसे राफेल खरीदना हुआ, मंत्रिमंडल से मिलकर सलाह पे खरीदा गया होगा। उसके बाद जो भी विदेशी में आपको पता ही होगा, उच्चायुक्त होता है और उच्चायुक्त होता है और राजदूत होता है, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। इस सब की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जो करते हैं, तो प्रधानमंत्री की इच्छा पे करते हैं, मंत्रिमंडल की इच्छा भी करते हैं। तो ये हो गया विदेशी को शक्ति प्रधानमंत्री के पास भी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं संसद में, उसका तैयार भी, उसके खाका जो क्या बोलना है राष्ट्रपति को, वो भी तैयार करके कौन देते हैं? तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार रहता है। जो भी राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, तैयार करके देते हैं। तो आप लोग इतना बात प्रधानमंत्री के बारे में समझ गए होंगे, और छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप थोड़ा सा याद रखिए। कभी कभी पूछा था सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे। ठीक है, और ये सबसे लंबे कार्यकाल तक काम किए थे, 16 साल 286 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो एक कार्यवाहक रूप में गुलजारी लाल नंदा काम करते हैं, और वो सबसे कम 13 दिन के लिए काम करते हैं।
सबसे कम 13 दिन के लिए काम करते हैं गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, उसके बाद फिर बनते हैं आपको गुलजारीलाल नंदा के बाद फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री फिर निधन होने के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले कार्यवाहक रूप में गुलजारीलाल नंदा ही होते हैं। उसके बाद फिर आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी बाद फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और गैर कांग्रेसी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही रहते हैं। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के रहते हैं, जनता पार्टी के रहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 40 वर्ष तक उनका उम्र था। राजीव गांधी का सबसे युवा प्रधानमंत्री। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी। उसके बाद आपको हो गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी में हम इंक्लूड कर देंगे जय जवान जय किसान। जय विज्ञान का नारा दिए थे, जय विज्ञान का नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो भी एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने थे, वही 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 16 मई से लेके 1 जून के बीच में बने थे प्रधानमंत्री वो अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहीं कहीं बुक में 13 दिन लिख दिया जाता है, इसके गैप को लेके कहीं कहीं 16 दिन लिखा जाता है। जय विज्ञान का नारा कौन दिए थे? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद जय विज्ञान जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिए थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के 15वें व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से वो 15वें व्यक्ति हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और ये 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी। लोकसभा का 17वां चुनाव था, यानी 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था, और ये 15वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से चुने गए देश के। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा, मजा आएगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी क्या कीजिए, तो सा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो जय हिंद, खुदा हाफिज।